आज संविधान का लाभ अलापने वाली कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की जगह मई 1951 में ही संवैधानिक संशोधन करके नागरिकों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कुचल दिया था। देश में पहला आम चुनाव भी नहीं हुआ था, कांग्रेस के पास कोई जनादेश भी नहीं था, लेकिन हड़बड़ी में पहला संविधान संशोधन कर दिया गया जिससे आलोचकों को चुप किया जा सके और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा सके। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि संविधान निर्माण में बाबा साहब अंबेडकर की अग्रणी भूमिका थी, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि संविधान लागू होने के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ बाबा साहब हमेशा लड़ते रहे। जब कांग्रेस सरकार ने 1954 में संविधान में चौथा संशोधन लाकर मौलिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की तो बाबा साहब अंबेडकर ने इसके खिलाफ कहा था। I would like to quote, I am sorry to say that this attitude of treating the fundamental rights with contempt as though there were no consequence, that they could be trodden upon at any time, with the convenience of the majority or the wishes of the party chief, is an attitude that may easily lead to some dangerous consequences in the future. And I feel very sorry that even a matter of this sort, namely the infringement of or the deviation from fundamental rights, is being treated by the party in power as though it was a matter of no moment at all, unquote. अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और उसके नेताओं के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने की जिस एटीट्यूड की बात बाबा साहब ने की थी, कांग्रेस ने उसी एटीट्यूड को सत्ता में होने के दौरान बार बार दोहराया है। मैं कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कुछ संवैधानिक संशोधनों का यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, जिनके द्वारा संविधान और उसमें निहित भावना को ही नष्ट करने की कोशिश की गई। अध्यक्ष महोदय, साल 1975 में हुए 38वें 38th संविधान संशोधन से आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने के निर्णय को नॉन जस्टिशिएबल बनाने की कोशिश की गई। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य उन सभी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को इम्यूनिटी देना था जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई। कल्पना कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, एक निंदनीय संशोधन जो अंततः लैप्स हो गया वह था 1976 में किया गया 41वां संविधान संशोधन विधेयक। इस संशोधन का उद्देश्य मैं तुरंत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का उद्देश्य प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले उनके कार्यकाल के दौरान किए गए सभी कार्यों के लिए आपराधिक मुकदमों से इम्यूनिटी प्रदान करना था, चाहे जो भी अपराध किए सब क्षम्य थे। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह था सबसे जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति भी अगर एक दिन के लिए भी संवैधानिक पद पर बैठ जाए तो उसके सभी अपराध माफ। कैसे देश माफ कर सकता है? अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग यही नहीं रुका। 28 अगस्त 1976 को 42वां संविधान संशोधन पेश किया गया था जिसमें प्रोविजंस थे कि किसी भी कानून की संवैधानिकता केवल 7 न्यायाधीशों द्वारा ही तय की जा सकती है और किसी भी कानून को केवल 2/3 बहुमत से ही रद्द किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिए, क्या यह सब एक तानाशाह द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान को विकृत करने का यह भरसक प्रयास नहीं था? अध्यक्ष महोदय, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को नकारने के लिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्राविधान किया गया था कि आर्टिकल 368 के तहत किया गया प्रत्येक संवैधानिक संशोधन यह वैध होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है और संविधान में लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, क्या यह पूरे संविधान को एक तानाशाह के उद्देश्यों की पूर्ति का एक माध्यम मात्र बनाने का यह षड्यंत्र नहीं था?
क्या यह सब जनता को फिर से प्रजा बनाने की यह साजिश नहीं थी अध्यक्ष महोदय? आज उसी पार्टी के लोग संविधान का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए कर रहे हैं। आज उसी पार्टी के लोग जात के आधार पर जनगणना कराना चाहते, कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति, आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए, ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो, जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ऐसा मसौदा तैयार होता है तो अध्यक्ष महोदय, यदि यह संसद सहमत हो, यदि आपकी अनुमति हो, तो उस पर संसद में चर्चा भी हो। अध्यक्ष महोदय, देश को गर्व है कि हमारा संविधान आपातकाल और भ्रष्ट सरकारों के सामने भी मजबूती से खड़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में समय के साथ कई संशोधन हुए हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना आज भी बनी हुई है, ये हमेशा बनी रहेगी। और अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कभी भी संविधान के मूल चरित्र को बदलने नहीं देंगे। आप इतिहास देखें, आप इतिहास देखें, हमने आपातकाल के काले दिनों में भी संविधान के मूल चरित्र को चोट पहुंचाने के हर प्रयास का मजबूती के साथ विरोध किया था। लाखों की संविधान में, लाखों की संख्या में संविधान के सिपाहियों ने जेल की यातना झेली है। मैं स्वयं इन यातनाओं का भुक्त होगी 18 महीने मैं भी जेल रहा हूं। 2 महीने तक हमने तन्हाई काटी है, सॉलिटरी सेल काटी है। अध्यक्ष महोदय, जेल में रहते हुए मेरी मां की मृत्यु हो जाने पर मुखाग्नि देने के लिए हमको पैरोल तक नहीं दिया गया। कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी के ऊपर रखा। एक डॉक्यूमेंट फैक्ट है कि 1973 में 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करने के फैसले से तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी जी सहमत नहीं, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी जिद, हट और राजनीतिक दंभ के कारण राष्ट्रपति के पद का सम्मान नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान के तथाकथित हितैषी ये भूल जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 50 बार आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, 100 बात की एक बात, जब भी कांग्रेस नेताओं को सत्ता और संविधान में से एक को चुनना था तो उन्होंने सबसे पहले सत्ता को चुना है, संविधान को। इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे, हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये ज्योत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की ये ज्योत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सब के बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ
बार बार बलात्कार हुआ, और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली, उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया, अगले जिले में जाना पड़ा उसे। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले जिले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। गंभीर बात। शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। अब सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा, लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है। एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने
इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उनेल, BHEL, सेल, गेल, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियां बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला।